हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग सब स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे और सरकार द्वारा जारी की गई सभी गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन कर रहे होंगे। मैं सीए विकास शर्मा, आपका इनकम टैक्स का साथी, इनकम टैक्स का कोच, आपके साथ फिर से एक नई वीडियो के साथ, नए सेशन के साथ अपनी उन बाकी बातों को पूरा करने के लिए जो हमने पिछली क्लास में, अपने पिछले सेशन में छोड़ दी थी। क्विकली हम एक बार देख लेते हैं हमने पिछले सेशन में क्या क्या कवर किया था और आज हम क्या चीजें कवर करेंगे। होप आप मेरी इन वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे, लाइक कर रहे होंगे और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, जानने वाले, पहचानने वाले और जरूरतमंदों के साथ इन्हें ज्यादा से ज्यादा शेयर कर रहे होंगे। स्टार्ट करते हैं आज की बातें। हमने कल वाले सेशन में बेसिकली क्या पढ़ा था? टाइप ऑफ टैक्सेस, ओरिजिन ऑफ इनकम टैक्स, कुछ हमने मीनिंग और डेफिनेशंस के बारे में बात करी थी और हमने आखिरी में बात करी थी वो केसेस जहां पर आपकी इनकम सेम ईयर में ही टैक्स कर दी जाती है। मतलब जिस साल आपने टैक्स कमाया है उसी साल आपसे इनकम कमाई है उसी साल आपसे टैक्स ले लिया जाता है। जनरली हमारे सिस्टम में ये है कि एक साल आप इनकम कमाते हैं और अगले साल उस पर टैक्स देते हैं। बट जो हमने कल केसेस पढ़े थे उसमें हमने ये समझा था कि जहां पर आप इनकम कमाओगे, जिस साल में आप इनकम कमाओगे उसी साल में आपसे टैक्स ले लिया जाएगा। आज हम बात करते हैं उसके आगे की, जिसमें हम कवर करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम। उसके बाद हम बात करेंगे इनकम टैक्स रेट फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम फाइनेंस एक्ट 2019 की बात पढ़ रहे हैं, तो इनकम टैक्स रेट भी कहाँ डिफाइन किए गए होंगे? फाइनेंस एक्ट 2019 में। उसके बाद हम पढ़ेंगे सरचार्ज, देन एजुकेशन सेस। हमने टाइप ऑफ टैक्सेस कल कवर कर लिया था, जिसमें हमने ब्रॉडली बात करी थी। देयर आर टू टाइप ऑफ टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल आप सभी जानते हैं, इनकम टैक्स, एंड इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल था हमारा जीएसटी। उसके बाद हमने टैक्स पढ़ा था। टैक्स के बारे में मैंने आपको बताया था, टैक्स एक मैंडेटरी चार्ज है जो कि गवर्नमेंट द्वारा इम्पोज किया जाता है टू मीट द पब्लिक एक्सपेंडिचर। और टैक्स एक मैंडेटरी फैक्टर होता है, इसे हम वॉलंटरी नहीं कह सकते, राइट। टैक्स लगाने की पावर हमेशा एक्ट से आती है, अथॉरिटी ऑफ लॉ से आती है। लॉ बनाने की पावर हमने दो अलग अलग सरकारों को दी थी, एक पार्लियामेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट असेंबली, स्टेट लेजिस्लेचर। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है लिस्ट 1 में लिखी गई सारे मैटर्स पर कानून बनाने की। स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है लिस्ट 2 में लिखे गए मैटर्स पर कानून बनाने की। और दोनों गवर्नमेंट के पास म्यूचुअल पावर है कंकरेंट लिस्ट में लिखे गए मैटर्स पर कानून बनाने की। होप यहाँ तक आपको सभी को बातें क्लियर हो गई होंगी। उसके बाद हमने कुछ बातें डिस्कस करी थी, जिसमें हमने सब्जेक्ट मैटर बताए थे कि लिस्ट 1 में कौन से मैटर लिखे गए हैं, लिस्ट 2 में कौन से मैटर लिखे गए हैं और लिस्ट 3 मतलब कॉन्करेंट लिस्ट में कौन से मैटर लिखे गए हैं। उन मैटर्स को आप एक बार फिर से यहाँ देख सकते हैं, आपका रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद हमने बात करी थी स्टूडेंट्स फाइनेंस एक्ट के बारे में। तो फाइनेंस एक्ट मैंने आपको बताया था, हर साल एक बजट आता है फरवरी महीने में। जिस साल सरकार बदल रही होती है उस साल 2 बजट आते हैं, उसको हम इंटरिम बजट भी कहते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं वो बजट जो फरवरी में आता है, जिसको हम फाइनेंस बजट कहते हैं। बजट जब पास हो जाता है दोनों सरकारों से, मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों सरकारों से पास होने के बाद, जब वो बिल प्रेसिडेंट के पास जाता है उनकी असेंट के लिए, देन वो एक्ट बन जाता है। और जैसे ही वो एक्ट बन जाता है तो उसके अंदर लिखी हुई सारी बातें हम पढ़ने और समझने लगते हैं। उसके बाद हमारे सामने था असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, इसको हमने समझ लिया था। देन हमारे सामने आई थी एग्जम्पशंस, डिडक्शंस एंड चार्जिंग सेक्शन। एग्जम्पशन का मतलब आपको अच्छे से पता हो गया होगा कि एक ऐसी पर्टिकुलर आइटम, ऐसी पर्टिकुलर इनकम जिसको कि हम कभी अपनी इनकम में इंक्लूड ही नहीं करेंगे, वो हमारे लिए एग्जम्पशन कहलाएगी। डिडक्शन, पहले हम उसे इनकम का पार्ट बनाएंगे, बाद में हम भले ही उसे माइनस करें तो वो डिडक्शन कहलाएगी। चार्जिंग सेक्शन में हमने समझा था कि कोई भी पर्सन जिसकी इनकम प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल इनकम बेसिक एग्जम्पशन से ऊपर हो जाती है तो वो उस असेसमेंट ईयर में उसका टैक्स देता है, और टैक्स उस रेट से देता है जो रेट फाइनेंस एक्ट में लिखे गए हैं। और हम कौन सा फाइनेंस एक्ट पढ़ रहे हैं? फाइनेंस एक्ट 2019, मतलब प्रीवियस ईयर
1/4/2019 to 31st March 2020. An assessment year is 1st April 2020 to 31st March 21. क्लियर है? चलिए, उसके बाद हमने आगे पढ़ा था एसएससी क्या होता है। एसएससी एक कोई भी पर्सन जिसके ऊपर कोई मनी पेबल है जो उसको डिपार्टमेंट को मतलब सरकार को देनी है अंडर दिस एक्ट, और एसएससी में हम इन लोगों को भी इंक्लूड करेंगे, वो भी हमने डिस्कस कर लिया था। देन उसके बाद हमने पढ़ा था असेसमेंट। असेसमेंट का मतलब होता है कोई भी ऐसी कार्यवाही जिसके थ्रू असेसिंग ऑफिसर आपकी इनकम को डिटरमाइन कर रहा है। एंड असेसमेंट में नॉर्मल असेसमेंट भी आता है और रीअसेसमेंट भी आता है। रीअसेसमेंट का मतलब क्या समझा था हमने? रीअसेसमेंट मतलब वो असेसमेंट जहां पर हम ये कह रहे हैं आपकी असेसमेंट हम पहले कर चुके थे लेकिन किसी भी कारण से आपकी असेसमेंट हमें फिर से करनी पड़ रही है, तो वो रीअसेसमेंट का केस कहलाएगा। उसके बाद हम सभी ने मिलके पर्सन को समझा था। पर्सन का मतलब था कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो इंडिविजुअल है, कोई भी एचयूएफ, कोई भी फर्म, कोई भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कोई भी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, कोई भी लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज कंपनी। तो ये सभी लोग हमारे लिए पर्सन की डेफिनेशन में कवर हुए थे। अगर आप लोगों में किसी को भी ये कंफ्यूजन हो कि एओपी और बीओआई में क्या फर्क है, तो मैं फिर से बता देता हूं। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल का मतलब है जब एक से ज्यादा इंडिविजुअल, ओनली इंडिविजुअल मिलकर किसी कॉमन ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन को बनाते हैं, विच इज नॉट अ फर्म, कंपनी, एलएलपी एंड अदर, तो वो क्या कहलाती है? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। लेकिन इंडिविजुअल के अलावा अगर कोई भी उसमें आ गया, चाहे वो कंपनी है, चाहे वो एचयूएफ है, चाहे वो फर्म है, चाहे वो लोकल अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, अगर उन लोगों ने मिलकर कोई कॉमन ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश किया, देन वो एंटिटी हमारे लिए एसोसिएशन ऑफ पर्सन कहलाएगी। एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन इज इटसेल्फ अ पर्सन, राइट। कंपनी में हमने समझा था कंपनी दो तरह की होंगी, एक डोमेस्टिक कंपनी जिसको हम इंडियन कंपनी कहेंगे और एक फॉरेन कंपनी। सो फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन बड़ी सिंपल है, वो कंपनी जो डोमेस्टिक कंपनी नहीं है वो फॉरेन कंपनी बन जाएगी। और डोमेस्टिक कंपनी मतलब वो कंपनी जो इंडियन कंपनी है, और इंडियन कंपनी बनने के लिए दो कंडीशन है। पहली, वो कंपनी फॉर्म्ड और रजिस्टर्ड होनी चाहिए अंडर एनी लॉ रिलेटिंग टू कंपनी इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया के किसी भी पार्ट का कोई लॉ हो उसमें वो कंपनी बनी हो। दूसरा, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस या प्रिंसिपल ऑफिस इंडिया में लोकेट होना चाहिए। उसके बाद हमने समझा था केसेस जहां पर प्रीवियस ईयर की इनकम प्रीवियस ईयर में ही टैक्स हो जाती है, अगले साल का उसमें वेट नहीं किया जाता। तो 5 कंडीशन थी यहां पर। पहला सेक्शन 172 शिपिंग बिजनेस, दूसरा पर्सन लिविंग इंडिया विद नो प्रेजेंट इंटेंशन टू रिटर्निंग इन इंडिया, मतलब एक बंदा इंडिया छोड़ के जाना चाहता है और उसका इंटेंशन है कि वो फिर से कभी इंडिया में वापस नहीं आएगा, तो सरकार उससे तभी टैक्स ले लेगी। एओपी बीओआई फॉर्म्ड फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट और पर्पस, मतलब बहुत छोटे टाइम के लिए बनी है, पर्टिकुलर इवेंट है उनका, वो खत्म होते ही वो पूरी हो जाएंगी, क्लोज हो जाएंगी। तो सरकार कह रही है हम अगले साल का वेट नहीं करेंगे, हम आपसे तुरंत टैक्स मांग लेंगे। पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स, अगर कोई पर्सन प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है अपने टैक्स को चुराने के लिए या उसका बर्डन शिफ्ट करने के लिए, देन इन दैट केस सरकार आपसे सेम साल में ही टैक्स मांग लेगी। दे विल नॉट वेट फॉर द नेक्स्ट ईयर। एंड आखिरी ऑप्शन था डिसकंटिन्यूड बिजनेस, अगर कोई व्यक्ति अपना बिजनेस डिसकंटिन्यू कर रहा है तो उसे उसी साल में अपना टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन यहां पर एक राहत ये दी गई है कि एओ को डिस्क्रिशन दे दी गई है इस वाले केस में, अगर एओ चाहे तो उसे अगले साल डेफर कर सकता है और एओ चाहे तो उसी साल में भी टैक्स मांग सकता है। तो यहां तक की तो बातें रही जो हमने कल पढ़ी थी। अब हम आज स्टार्ट कर रहे हैं इसी का रिमेनिंग पार्ट, जिसमें हम बात करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम की, बात करेंगे हम रेट ऑफ टैक्सेस की, बात करेंगे हम एजुकेशन सेस की, सरचार्ज की। क्लियर? सो सबसे पहले अगर मैं बात करूं किसी भी कंप्यूटेशन
इनकम की कंप्यूटेशन की अगर बात करनी है, किसी की हमें इनकम कंप्यूट करनी है और उसका हमें टैक्स कंप्यूट करना है, तो सबसे पहले हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। आप बिल्कुल भी अभी टेक्निकलिटीज पर मत जाइएगा कि क्या स्टेप्स हैं, आप सिंपल सुनिए, दिमाग को ओपन रखिए और समझिए व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। हम कैसे इस चीज को कॉमनली स्टेप बाय स्टेप पूरे प्रोसेस को अचीव कर लेंगे और आखिरी में हमें पता चल जाएगा कि हमने पूरी कंप्यूटेशन ऑफ इनकम डिटरमाइन कर ली। एक छोटा सा एग्जाम्पल साथ में लेके चलेंगे, उस एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझ पाएंगे कि हम कैसे इनकम कंप्यूट करते हैं इन अ प्रैक्टिकल लाइफ। लाइक आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेरी प्रैक्टिस है, मेरे पास क्लाइंट आया, क्लाइंट ने मेरे से पूछा मेरे को इनकम टैक्स रिटर्न भरनी है, मेरे को इनकम टैक्स पे करना है, अब बताइए कैसे मैं अपना इनकम टैक्स कंप्यूट करूंगा, कैसे मेरी इनकम कंप्यूट होगी और कैसे मैं उस पर टैक्स पे करूंगा, राइट। सबसे पहले किसी की भी इनकम को कंप्यूट करने के लिए, उसका इनकम टैक्स कंप्यूट करने के लिए स्टेप 1 हमें ये जानना पड़ेगा कि उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। और मैं पूरे इस इनकम टैक्स की जर्नी के बारे में बात करूं तो मोर और लेस 75 to 80% ये जो मैं आपको स्टेप बताऊंगा, इन्हीं स्टेप्स के हमें चैप्टर्स पढ़ने हैं, इन्हीं स्टेप्स की हमें डिटेल्ड स्टडी करनी है। जो आपके सामने लिखा गया है वो 1 by 1 स्टेप है। इसके बाद हम आगे जब जाएंगे तो हम इसकी डिटेल स्टडी भी करेंगे, एक एक चैप्टर पर्टिकुलर। जैसे मैंने बात करी स्टेप 1 में हम बात कर रहे हैं डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस, तो एक चैप्टर आएगा जहां पर हम रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे निकाला जाता है, हाउ टू कंप्यूट द रेजिडेंशियल स्टेटस की वो रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है एंड सो ऑन, उसके लिए हम पूरा एक चैप्टर पढ़ेंगे। एंड सिमिलरली स्टेप 2 स्टेप 3 सबके लिए हमारे चैप्टर्स आएंगे, राइट। सबसे पहले हम उस पर्टिकुलर एसएससी से उसका एसएससी का रेजिडेंशियल स्टेटस कंप्यूट करेंगे। मैं अभी आपको शॉर्ट में बता देता हूं। रेजिडेंशियल स्टेटस इसलिए कंप्यूट करेंगे बिकॉज आपके रेजिडेंशियल स्टेटस पर मैटर करता है कि आपकी कौन सी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी। क्लियर है? तो सबसे पहले कंप्यूट किया जाएगा एसएससी का रेजिडेंशियल स्टेटस। जब हमें रेजिडेंशियल स्टेटस पता चल जाएगा तो हम उस एसएससी से कुछ सवाल पूछेंगे। हम एसएससी से सवाल पूछेंगे कि आपको इनकम कहाँ कहाँ से आती है। अब आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहीं से आप समझ पाएंगे कि हम कैसे अपनी इनकम को सेग्रीगेट करेंगे। सबसे पहला सवाल मैंने एसएससी से पूछा, एसएससी बताओ तुम्हारे पास इनकम कहाँ से आती है। एसएससी ने मुझे जवाब दिया, मैं एक कंपनी में काम करता हूं, उस कंपनी से मुझे 1 लाख रुपए महीने की इनकम आती है। मैंने उसका सवाल जवाब सुना और जवाब को एक तरफ नोट करके रख लिया। मैं भी आपको बताऊंगा मैंने क्यों नोट करके रखा। मैंने फिर सवाल पूछा एसएससी से, एसएससी क्या तुम्हारे पास कोई और भी इनकम आती है। एसएससी ने मुझे जवाब दिया कि हाँ सर, मेरे पास एक मकान है, उस मकान को मैंने 2 हिस्सों में बांट रखा है, एक हिस्से में मैं रहता हूं, एक हिस्से को मैंने किराए पर दिया हुआ है। मतलब एग्जाम्पल आप ऐसे समझ लीजिए, मेरे पास मल्टी स्टोरी मकान है, 2 फ्लोर मैंने अपने रहने के लिए यूज किए हैं और 2 फ्लोर मैंने किराए पर दे रखे हैं, तो मुझे वहां से किराया आता है, रेंट आता है। मैंने कहा ठीक है, और बताओ और भी कोई इनकम आती है आपके पास। एसएससी ने बोला कि देखो मैं वैसे तो कंपनी में नौकरी करता हूं, लेकिन थोड़ा बहुत मुझे शाम को टाइम मिलता है, उस टाइम में मैं पार्ट टाइम बिजनेस भी कर लेता हूं। पार्ट टाइम बिजनेस का मतलब मेरे कुछ कांटेक्ट हैं, लिंक्स हैं, मैं उनको कंसल्टेंसी दे देता हूं। मेरे कुछ कांटेक्ट हैं, लिंक है, मैं कभी कभी उनको सामान बेच देता हूं, सामान खरीदता हूं, बेचता हूं, अपना मार्जिन कमा लेता हूं। तो इस तरह का मैं छोटा छोटा कुछ बिजनेस भी कर लेता हूं जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है, तो वहां से भी मेरे को इनकम आ जाती है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, मैंने ये भी जवाब नोट कर लिया। फिर मैंने पूछा एसएससी से, मैंने कहा एसएससी और सोचो, क्या आपके पास कोई और भी इनकम आती है। अब एसएससी ने मुझे बोला, हाँ सर मुझे याद आया, एक पीछे कुछ महीनों पहले मैंने अपने गोल्ड ज्वेलरी सेल करी थी।
मैंने अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी जो मेरे पास रखी हुई थी, मैंने उसको बेचा था। मैंने कहा वो ज्वेलरी तुमने खरीदी कितने की थी? कहता वो मैंने खरीदी थी 2 लाख रुपए की। मैंने कहा बेची कितने की? कहता है मैंने 3 लाख रुपए में बेच दी। मैंने कहा अच्छा, तो तुम्हें 1 लाख रुपए का फायदा हो गया, 2 लाख की चीज खरीद के तुमने 3 लाख में बेच दी। कह रहा हाँ सर, ये तो मेरे को फायदा है 1 लाख रुपए का। मैंने इसको भी नोट करके रख लिया। फिर मैंने उससे पूछा, मैंने कहा एसएससी और बताओ, क्या और भी कहीं से तुम्हें इनकम आती है, और भी कहीं से तुम पैसा कमाते हो? तो एसएससी ने बोला सर मेरे पास बैंक में कुछ सेविंग पड़ी हुई है, और मेरे पास बैंक में कुछ फिक्स डिपॉजिट्स भी हैं, मुझे वहां से ना इंटरेस्ट आता है, मैं इंटरेस्ट की इनकम भी कमाता हूं वहां से। तो मैंने एसएससी का ये जवाब भी नोट करके रख लिया। अब आप बताओ, एसएससी से मैंने कुछ नहीं पूछा, मैंने बस एसएससी से ये पूछा कि आपको इनकम कहाँ कहाँ से आती है। एसएससी ने मुझे अपने सारे इनकम के सोर्स बता दिए। अब मैंने क्या करना है, आप लोगों को क्या करना है, इन सोर्सेस को डिफाइंड करना है हेड्स में, जिसको हम कहेंगे हेड्स ऑफ इनकम। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, इनकम टैक्स में केवल 5 हेड ऑफ इनकम है। मतलब इनकम टैक्स ये कहता है कि आपकी इनकम केवल और केवल 5 हेड्स में ही क्लासिफाई हो सकती है। आपकी इनकम केवल 5 हेड्स में क्लासिफाई हो सकती हैं, जो मैं एक एक करके आपके सामने रख रहा हूं। पहला हेड इनकम अंडर हेड सैलरीज, दूसरा हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, फोर्थ इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, फिफ्थ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अब इसको वन बाय वन समझ लेते हैं। इनकम टैक्स हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है एंड इनकम टैक्स ने इनको कैसे डिफाइन किया हुआ है। सो इनकम टैक्स ये कहता है, अगर कोई भी आपको सैलरी मिल रही है, सैलरी हम आगे समझ लेंगे टेक्निकली कि कौन सी इनकम को हम सैलरी कहेंगे, कौन सी इनकम को किस में डालेंगे, बट अभी के लिए आप समझ लीजिए, जिसको आप लेमैन में समझते हैं, सैलरी। अगर आपको सैलरी मिल रही है तो वो आपका इनकम अंडर हेड सैलरी आएगा। अगर आपने अपना कोई मकान किराए पर दे रखा है, ध्यान दीजिएगा वर्ड, मकान किराए पर दे रखा है, और वहां से जो आपको किराया आता है वो आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कहलाएगा। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, प्रोफेशन करते हैं, बिजनेस का मतलब ट्रेडिंग वाला जैसा कुछ, और प्रोफेशन मतलब आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं आपकी प्रोफेशनल कैपेसिटी में। तो अगर आप बिजनेस एंड प्रोफेशन से कोई पैसा कमाते हैं तो वो इनकम आपकी क्लासिफाई की जाएगी अंडर हेड प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। सिमिलरली अगर आपने अपनी कोई कैपिटल एसेट, आज मैंने एक वर्ड यूज किया है, अभी आपको समझ नहीं आएगा बट आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर आपने अपनी कोई वस्तु बेच दी, कैपिटल एसेट इनकम टैक्स में डिफाइंड है, आगे समझ लेंगे। तो अगर आपने अपनी कोई कैपिटल एसेट बेच दी और उससे आपको कोई प्रॉफिट हो गया तो वो आपका कैपिटल गेन कहलाएगा। एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, मतलब नाम से ही पता चल गया है, जिसका कोई नहीं उसका अदर सोर्स। अगर कोई इनकम सैलरी में चली गई तो वो सैलरी में क्लासिफाई हो गई, अगर कोई इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड में गई तो वहां क्लासिफाई हो गई। सिमिलरली अगर पीजीवीपी में गई तो पीजीबीपी में आ गई। पीजीबीपी मतलब प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। सिमिलरली अगर कोई इनकम कैपिटल गेन में गई है तो वो कैपिटल गेन में क्लासिफाई हो गई। लेकिन अगर कोई इनकम इन 4 हेड्स में कहीं पर भी नहीं जा पाई तो वो कहाँ चली गई, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। एग्जाम्पल लेते हैं कुछ। मैं अगर कहीं से सैलरी कमा के लाऊंगा तो वो बेटे इनकम कहाँ जाएगी, इनकम फ्रॉम सैलरी। वेरी गुड। मैंने मकान किराए पर दे दिया, इनकम कहाँ गई, हाउस प्रॉपर्टी। मैंने बिजनेस करके इनकम कमाई, कहाँ चली गई, पीजीवीपी। मैंने कुछ बेच के, कैपिटल एसेट बेच के इनकम कमाई, कहाँ चली गई, कैपिटल गेन। मैंने बैंक में रखे हुए पैसे का इंटरेस्ट कमाया, मैंने बैंक में एफडी करा के उस पर इंटरेस्ट कमाया, क्या ये सैलरी है, नो।
क्या ये हाउस प्रॉपर्टी है? नो। क्या ये पीजीवीपी है? अगेन नो। क्या मैंने कुछ बेचा है? नो। कैपिटल गेन भी नहीं है, तो फिर ये कहाँ जाएगा? अदर सोर्स। सिमिलरली एक और एग्जांपल लेते हैं। मेरे फादर ने या मेरे फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट दिया। मेरे फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट दिया। क्या ये सैलरी में जा सकता है? नो, इट्स नॉट अ सैलरी। क्या ये मेरा मकान किराए पर देने के लिए मुझे गिफ्ट मिला था? नो, इट्स नॉट अ हाउस प्रॉपर्टी। क्या ये मेरा बिजनेस था गिफ्ट लेना? नो, इट्स नॉट अ पीजीवीपी। क्या मैंने कुछ बेचा था जिसके लिए मुझे गिफ्ट मिला? नो, इट्स नॉट अ कैपिटल गेन। तो कहां जाएगा ये? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। क्लियर? एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने केबीसी में पार्टिसिपेट किया और केबीसी में मैं 5 करोड़ रुपए जीत के आया। क्या केबीसी ने मुझे सैलरी दी है? नो, देयर इज नो सैलरी। क्या मैंने केबीसी को मकान किराए पर दिया था? नो। क्या मैंने बिजनेस किया था? आंसर इज नो। क्या मैंने कुछ बेचा था? अगेन नो। तो ये इनकम जो केबीसी से मुझे मिली, कौन बनेगा करोड़पति से मुझे मिली, वो कहाँ जाएगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अब आज के बाद आप एक बात अच्छे से समझ लीजिए, कोई भी इनकम चाहे वो कैसी भी इनकम हो, या तो वो सैलरी है, या वो हाउस प्रॉपर्टी है, या वो पीजीवीपी है, कैपिटल गेन है, या फिर वो अदर सोर्स है। अगर कोई इनकम इसमें नहीं है तो फिर वो कहीं भी नहीं है। प्लीज नोट माय वर्ड, अगर कोई इनकम इसमें नहीं है तो वो कहीं भी नहीं है। अब कुछ प्रैक्टिकल बात करते हैं। आपको अगर मैं टेक्निकली थोड़ा सा इजी करूं और आप अपना माइंड ओपन करें तो आप समझिएगा। ये जो 5 हेड्स ऑफ इनकम हैं, इसमें 4 हेड्स ऑफ इनकम ऐसे हैं जो रेवेन्यू नेचर के कहलाते हैं। आपने 11th क्लास की अकाउंटेंसी में समझा होगा, कैपिटल रिसीप्ट और रेवेन्यू रिसीप्ट। रेवेन्यू रिसीप्ट मतलब बार बार रेकरिंग नेचर की आपकी रिसीप्ट होती है, पैसा आता है रेकरिंग नेचर पर आता है। और कैपिटल नेचर की क्या आइटम होती थी? कभी कभी आती हैं, वन टाइम आती हैं, बहुत कम आती हैं, ओकेजनल आती हैं। इस तरह की सारी आइटम कैपिटल नेचर की थी। अब आप बताइए, सबसे पहला हेड उठा लेते हैं सैलरी। सैलरी आपको बार बार मिलती है या कभी कभी मिलती है? बार बार मिलती है। बार बार का मतलब महीने में 1 बार मिलती है, साल में 12 बार मिलती है, तो इट्स अ रेकरिंग नेचर। आपने अपना मकान किराए पर दिया, किराया रेकरिंग है या कैपिटल नेचर का है? रेकरिंग है। आप बिजनेस करते हैं, बिजनेस में मार्जिन कमाते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं, कभी कभी कमाते हैं, रेकरिंग है, कैपिटल नेचर है? रेकरिंग है। आपने अपनी कैपिटल एसेट बेच दी, प्रॉफिट हुआ, क्या आप बार बार अपनी कैपिटल एसेट बेचते हैं? नो। ये कौन सा नेचर है? कैपिटल नेचर है। अदर सोर्स, बैंक से इंटरेस्ट मिला, एफडी पर इंटरेस्ट मिला, बार बार मिला या कैपिटल नेचर की आइटम से मिला? बार बार मिला, रेकरिंग है। तो ये जो आपके सामने 5 हेड्स दिए गए हैं, इन 5 हेड्स में एक हेड ऐसा है केवल जो कि कैपिटल नेचर की आइटम को डिनोट करता है, बाकी 4 हेड्स आपके रेवेन्यू नेचर की आइटम को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? वापस आता हूं मैं अपने एग्जाम्पल पे। मैंने जब एसएससी से पूछा, एसएससी आप कितना पैसा कहां कहां से कमाते हो, तो एसएससी ने ही मुझे सब कुछ बताया और मैंने उसी के बताए हिसाब से अपना इनकम टैक्स वाला माइंड अप्लाई करते हुए उन इनकम को इन 5 हेड्स में क्लासिफाई कर दिया। आपको बात आगे जाके समझ आ जाएगी कि मैंने ये क्यों क्लासिफाई किया, क्या लॉजिक है इसको क्लासिफाई करने का, आगे समझ आएगी। अभी के लिए आप ये समझिए कि इनकम टैक्स में 5 हेड्स हैं, 5 हेड्स में हमें इनकम को क्लासिफाई कर देना है। क्लियर है? तो मैंने एसएससी से पूछा और उसकी इनकम को डिफरेंट हेड्स में क्लासिफाई किया।
स्टेप नंबर 3, कंप्यूट द इनकम अंडर ईच हेड। अब मुझे अलग अलग हेड्स में इनकम कंप्यूट करनी है। इस पॉइंट को आप बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक वर्ड होता है रियल इनकम, एक वर्ड होता है टैक्सेबल इनकम। एक वर्ड होता है रियल इनकम, एक वर्ड होता है टैक्सेबल इनकम। दोनों में बहुत फर्क है। रियल इनकम का मतलब वो इनकम जो मैं एक्चुअल में कमाता हूं, जो मैंने एक्चुअल में अर्न करी है। और टैक्सेबल इनकम का मतलब वो इनकम जिस पर मुझे टैक्स देना है। मैं आपके सामने एक एग्जांपल कोट करता हूं, आप मुझे सोच के बताइएगा। मैंने 100 रुपए कमाए हैं, मुझे 100 रुपए पे टैक्स देना है, या 90 रुपए पे टैक्स देना है, या 110 रुपए पे टैक्स देना है। आपको नहीं पता अभी किस पर देना है, कोई दिक्कत नहीं है, हम तीनों सिचुएशन को लेके चलते हैं। एक केस, मैंने 100 रुपए कमाए और मैंने 100 रुपए पे ही टैक्स दे दिया, तो इसका मतलब 100 रुपए जो मैंने कमाए वो मेरी रियल इनकम थी। 100 रुपए जिस पर मैंने टैक्स दिया वो मेरी टैक्सेबल इनकम थी। इसका मतलब मेरी रियल इनकम और मेरी टैक्सेबल इनकम दोनों बराबर है। एम आई क्लियर? मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। मैंने 100 रुपए कमाए, मैंने 100 रुपए पे टैक्स दिया, तो 100 रुपए मेरी रियल इनकम थी और 100 रुपए ही मेरी टैक्सेबल इनकम थी। दूसरा केस, मैंने 100 रुपए कमाए बट मैंने टैक्स 90 रुपए पे दिया। क्यों दिया? सर ऐसा क्या हुआ कि 100 रुपए कमाए थे लेकिन टैक्स 90 पर दिया? आई विल आंसर इट लेटर ऑन। आपको अभी पता चल जाएगा कि मैंने 90 पर क्यों टैक्स दिया। बट अभी हम समझते हैं व्हाट इज रियल इनकम एंड व्हाट इज टैक्सेबल इनकम। सो अगेन कम टू द पॉइंट। मैंने 100 रुपए कमाए, मैंने 90 रुपए पर टैक्स दिया, तो 100 रुपए मेरी रियल इनकम कहलाएगी, बट टैक्सेबल इनकम 90 रुपए कहलाएगी, क्योंकि मैंने जो टैक्स दिया वो तो मैंने केवल 90 रुपए पर दिया। क्लियर? मैंने 100 रुपए कमाए लेकिन मैंने 110 रुपए पे टैक्स दिया। मैंने 100 रुपए कमाए लेकिन मैंने 110 रुपए पे टैक्स दिया, तो ये क्या कहलाएगी? 100 रुपए मेरी रियल इनकम और 110 रुपए मेरी टैक्सेबल इनकम। सर क्या ऐसा हो सकता है रियल इनकम बराबर हो टैक्सेबल इनकम के? आंसर इज यस। मैंने 100 रुपए कमाए हैं तो 100 रुपए पे ही मुझे टैक्स देना है, पॉसिबल है, कोई इशू नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपने 100 रुपए कमाए, आप 100 रुपए पे टैक्स दो। सर क्या ऐसा हो सकता है आपकी रियल इनकम ज्यादा हो, टैक्सेबल इनकम कम हो? बिल्कुल पॉसिबल है। मैंने 100 रुपए कमाए लेकिन मुझे किसी वजह से टैक्स केवल 80 रुपए पे देना पड़ रहा है, या 90 रुपए पे देना पड़ रहा है, या 75 रुपए पे देना पड़ रहा है, तो वो सिचुएशन भी पॉसिबल है जहां पर मेरी रियल इनकम ज्यादा होगी और टैक्सेबल इनकम कम होगी। ठीक है सर, हमें बात समझ आ गई। मतलब हमें क्या समझ आ गया कि मेरी रियल इनकम बराबर हो सकती है टैक्सेबल इनकम के। ठीक है सर, मेरी रियल इनकम टैक्सेबल इनकम से ज्यादा भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। सर क्या ऐसा भी हो सकता है मेरी रियल इनकम कम हो और टैक्सेबल इनकम ज्यादा हो? मतलब मेरी रियल इनकम 80 हो लेकिन टैक्स मुझे 100 रुपए पे देना पड़ रहा हो, या मेरी रियल इनकम 100 रुपए हो, टैक्स मुझे 110 रुपए पे देना पड़ रहा हो। बिल्कुल वो भी पॉसिबल है। यस, हैरानी वाली कोई बात नहीं है, ऐसा भी पॉसिबल है। आपकी रियल इनकम कम हो सकती है लेकिन आपको टैक्स ज्यादा इनकम पर भी देना पड़ सकता है। तो तीनों ही केसेस स्टूडेंट्स पॉसिबल हैं, प्रैक्टिकली पॉसिबल हैं। तीनों के ही हम एक एक करके एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट केस, मैंने 100 रुपए कमाए, मुझे 100 रुपए पे टैक्स देना है, ये तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, कोई एग्जांपल लेने की बात ही नहीं बनती। एग्जाम्पल लेते हैं दूसरे केस में, मैंने 100 रुपए कमाए हैं लेकिन मुझे टैक्स 80 रुपए पे देना पड़ रहा है। सी, मैं जॉब करता हूँ, जॉब करते करते मेरे को 1 लाख रुपए महीने की सैलरी आती है, तो साल भर की सैलरी मेरी 12 लाख रुपए हो जाती है। सरकार ने पूछा मेरे से आपने क्या कमाया, तो मैंने बोला मैंने 12 लाख रुपए कमाए। ये 12 लाख रुपए क्या है? मेरी रियल इनकम।
रियल इनकम है मेरी। सरकार ने बोला कि ठीक है, आप सैलरी वाले लोग हो, हम आपको ज्यादा बेनिफिट तो कुछ देते नहीं, तो चलो हम आपके लिए 40,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन के नाम से एक छूट दे देते हैं। नाम क्या दिया गया? स्टैंडर्ड डिडक्शन। सबको दे दी। जो जो वर्किंग एम्प्लॉई हैं, मतलब जो एम्प्लॉई हैं जो सैलरी से इनकम कमाते हैं, वो अपना 40,000 रुपए की एक डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। डिडक्शन का मतलब हो गया आपकी सैलरी हम उतने से कम कर देंगे, टैक्सेबल सैलरी हम आपकी कम कर देंगे। तो देखो, मैंने जो इनकम कमाई वो तो 12 लाख रुपए कमाई, जो मेरी रियल इनकम थी, लेकिन जब मैंने टैक्स दिया तो कितने पर दिया होगा? 12 लाख माइनस 40,000, 11,60,000 रुपए पर मैंने टैक्स दिया होगा। तो मेरी टैक्सेबल इनकम क्या बन गई? 11,60,000 रुपए। क्या ये वो वाला केस होता है जहां पर हम कहते हैं कि आपकी रियल इनकम ज्यादा है बट टैक्सेबल इनकम आपकी कम है? बिल्कुल, ये वही वाला केस है। तीसरे केस की बात करते हैं जहां पर हम कह रहे हैं कि रियल इनकम आपकी कम है लेकिन टैक्सेबल इनकम आपकी ज्यादा हो जाएगी। उसको समझने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बता देना चाहता हूं। सपोज कीजिए सैलरी में, सपोज क्या करना है, आप मान लीजिए सैलरी के अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है परक्यूजिट्स। परक्यूजिट्स आपके लिए नया वर्ड है, समझ लेते हैं। परक्यूजिट्स, परक्यूजिट का मतलब होता है फैसिलिटीज, बेनिफिट्स, इन काइंड। इन काइंड का मतलब अदर देन कैश। हमने आपको पैसा नहीं दिया लेकिन हमने आपको फैसिलिटीज दी। हमने आपको फैसिलिटीज दी। फैसिलिटीज किस चीज की दी? हमने आपको एम्प्लॉय दिया, हमने आपको गाड़ी दी, हमने आपको फैसिलिटीज दी। फैसिलिटीज किस तरह की दी? हमने आपके यहाँ सर्वेंट रख दिया, हमने आपको आपके घर से ऑफिस आने के लिए गाड़ी दी। इस तरह की फैसिलिटीज दी हमने आपको। इन सभी फैसिलिटीज को हम कहते हैं परक्यूजिट्स। परक्यूजिट्स। और ये जो परक्यूजिट्स होते हैं ना स्टूडेंट्स, ये आपके टैक्सेबल होते हैं। यहाँ पर क्या होता है? आपको पैसे नहीं मिलते। यहाँ पर क्या होता है? आपको पैसे ना देकर सिमिलर वैल्यूज की फैसिलिटीज दे दी जाती है, और ये सारी फैसिलिटीज आप लोगों के लिए टैक्सेबल होती हैं। सो आप ध्यान रखिए इस बात को अच्छे से कि जब आपकी इनकम अंडर हेड सैलरी कंप्यूट की जाएगी तो जो सैलरी आपको एक्चुअल में मिली है, मतलब कैश में मिली है, वो सैलरी है, प्लस जो आपको बेनिफिट्स दिए गए हैं वो भी आपकी सैलरी का ही पार्ट बनेंगे। अब बताइए, क्या ये बेनिफिट आपको पैसों में दिए गए थे? नहीं। तो क्या ये आपकी रियल इनकम का पार्ट बनते हैं? नो। रियल इनकम तो आपकी कितनी थी? जो 12 लाख रुपए आपको सैलरी मिली थी। लेकिन उन 3 लाख रुपए की वैल्यूज का क्या, जो आपको फैसिलिटी बतौर दिए गए थे, उन 3 लाख रुपए इसकी वैल्यू का क्या, जो आपको हमने फैसिलिटी बतौर दिए थे? इसको हम कहते हैं परक्यूजिट्स। और ये परक्यूजिट आपकी सैलरी की इनकम में जोड़कर 15 लाख रुपए सैलरी पर आपसे टैक्स मांगा जाता है। तो क्या ये वो वाला केस नहीं है जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि आपकी रियल इनकम तो 12 लाख रुपए है लेकिन आपसे टैक्स हम 15 लाख रुपए पर ले रहे हैं? यस, ये वही केस है। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि आपकी रियल इनकम कम है और टैक्सेबल इनकम ज्यादा है। सो दिस इज द प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ केस 3, जहां पर आपकी रियल इनकम कम होगी और टैक्सेबल इनकम ज्यादा होगी। क्लियर? सो इसके बाद हम जो समझना चाह रहे हैं पॉइंट वो ये है कि जैसे जैसे हम इन चैप्टर्स को समझेंगे, हमारे पास एक चैप्टर आएगा इनकम अंडर हेड सैलरी। सैलरी की अपनी कुछ बातें होंगी, सैलरी के अपने कुछ प्रोविज़न होंगे, सैलरी में अपने कुछ सेक्शंस की बातें होंगी, उनको हम पढ़ेंगे। उन प्रोविज़न्स को अप्लाई करते हुए हम सैलरी की इनकम कंप्यूट करेंगे। मैं आपको एक कभी हिंट दे देता हूँ, जो आपको दिख रहा है वो इनकम नहीं है। ट्रस्ट मी, जो आपको दिख रहा है वो इनकम नहीं है। इनकम मतलब टैक्सेबल इनकम कुछ और है। और जो हमारा एजेंडा है ना इस क्लास का, इस पूरे सेशन का, इन पूरी वीडियोस का, आप समझ लीजिए हम यहाँ बैठे हैं रियल इनकम को कन्वर्ट करने के लिए। किसमें?
टैक्सेबल इनकम में। जो हमारा पर्पस है, जो हम यहाँ आज ये वीडियोस बना रहे हैं, सेशन यूट्यूब पर अपलोड कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? हमारा पर्पस है रियल इनकम को टैक्सेबल इनकम में कन्वर्ट करने का। रियल इनकम दुनिया जानती है माय फ्रेंड्स, रियल इनकम दुनिया जानती है। आप अपनी रियल इनकम जानते हो, लेकिन आप अपनी टैक्सेबल इनकम नहीं जानते हो। मैं मेरी रियल इनकम जानता हूं और मैं टैक्सेबल इनकम भी जानता हूं। मैं टैक्सेबल इनकम कैसे जानता हूं? क्योंकि मुझे इनकम टैक्स के प्रोविजन पता है, और मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं आप लोगों को इतना कैपेबल बना दूं कि आप अपनी रियल इनकम को कन्वर्ट कर पाओ टैक्सेबल इनकम में, और आप और लोगों की रियल इनकम को कंप्यूट कर पाओ टैक्सेबल इनकम में, ताकि आप उन्हें सर्विसेज दे पाओ, ताकि आप उन लोगों की रियल इनकम को टैक्सेबल इनकम में कन्वर्ट कर पाओ। सो द एजेंडा ऑफ होल इनकम टैक्स इज दैट कि रियल इनकम को हम टैक्सेबल इनकम में कैसे कन्वर्ट करेंगे। देयर आर रूल्स, देयर आर प्रोविजंस, देयर आर मेनी थिंग्स जो हम हर चैप्टर में, हर हेड में इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे कि कैसे एक रियल इनकम हमें कन्वर्ट करनी है अंडर द टैक्सेबल इनकम। सो मोटे मोटे मैं आपको बताऊं, 5 चैप्टर तो हमारे इसी बात के हो जाएंगे कि सैलरी को कैसे कन्वर्ट करना है रियल टू टैक्सेबल, हाउस प्रॉपर्टी वाली इनकम कैसे कन्वर्ट होगी, पीजीबीपी की कैसे होगी, कैपिटल गेन की कैसे होगी, एंड अदर सोर्सेस की कैसे होगी। ठीक है, कोई डाउट यहां तक? सो स्टेप 3 में हमने क्या कंप्यूट कर लिया? पांचों हेड्स के अपने अपने प्रोविजन अप्लाई करते हुए हमने पांचों हेड की अलग अलग इनकम कंप्यूट कर ली। उसके बाद स्टेप 4 कहता है क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ स्पाउस, माइनर चाइल्ड एक्सेट्रा। क्लबिंग अपने आप में एक चैप्टर है जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। क्लबिंग का कॉन्सेप्ट होता है कि आपकी इनकम के साथ किसी और की इनकम भी जोड़ दी जा रही है। आई एम रिपीटिंग माई वर्ड, आपकी इनकम के साथ हम किसी और की इनकम को भी जोड़ रहे हैं। मतलब आपकी वाइफ है, कोई इनकम ऐसी है जो उनके हैंड्स में टैक्सेबल नहीं हो सकती, वो टैक्स नहीं दे सकती या उनसे टैक्स नहीं लिया जा रहा है, उस इनकम पर हम आपसे टैक्स मांगेंगे। इट मीन्स वो इनकम हम आपकी इनकम में क्लब कर देंगे, जोड़ देंगे, इंक्लूड कर देंगे। आपके बच्चे हैं, आपके बच्चों की इनकम, बच्चे तो दे नहीं सकते टैक्स क्योंकि वो माइनर हैं, तो हम आपसे इनकम टैक्स लेंगे, तो वो क्लबिंग ऑफ इनकम है। क्लियर? क्लबिंग के बाद हम जो स्टेप अप्लाई करेंगे, हम सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का करेंगे। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड अपने आप में एक चैप्टर है। सेट ऑफ का मतलब होगा, मान लीजिए एक हेड या एक सोर्स में, अभी आपको सोर्स समझ नहीं आएगा, हेड मतलब समझ लीजिए 5 हेड हैं आपके सामने, सैलरी, एचपी, पीजीवीपी, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्स। तो अगर आपको एक हेड में प्रॉफिट है और एक हेड में लॉस है, तो क्या आप दोनों को आपस में नेट ऑफ कर सकते हैं? नेट ऑफ कर सकते हैं, मतलब सेट ऑफ कर सकते हैं। और अगर आप नेट ऑफ नहीं कर सकते तो क्या करेंगे? अगले साल के लिए भेज देंगे। अगले साल अगर कभी कमाएंगे तो हम अगले साल सेट ऑफ कर लेंगे। तो जैसे ही हम अगले साल भेज देंगे उसे हम कहेंगे कैरी फॉरवर्ड। यहाँ 2 वर्ड हैं, ध्यान से समझिएगा। सेट ऑफ एक अलग वर्ड है, कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ एक अलग वर्ड है। मतलब पहले आप क्या करेंगे? सेट ऑफ नहीं हो पा रहा है तो आप उसे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। कैरी फॉरवर्ड करके क्या करोगे? सेट ऑफ ही तो करोगे। मतलब आप पहले करंट ईयर में सेट ऑफ करना, करंट ईयर में सफिशिएंट नहीं हो पा रहा है तो अगले साल के लिए भेज दो और अगले साल में जाके सेट ऑफ कर लो। क्लियर? कोई डाउट यहां तक? नो। स्टेप 6 में हम क्या करेंगे? कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम। मतलब जो हमने स्टेप 3 में किया, इनकम कंप्यूट कर ली पांचों हेडों में, पांचों को मर्ज कर दिया। मर्ज करने के बाद क्लबिंग अप्लाई करी। क्लबिंग का मतलब हमने इनकम जोड़ दी। 5th हेड में हमने सेट ऑफ कर लिया, मतलब आपस में नेटिंग ऑफ कर ली। हो पाई तो करी, नहीं हो पाई तो कैरी फॉरवर्ड कर दी। उसके बाद हम क्या करेंगे? ग्रॉस टोटल इनकम कंप्यूट कर लेंगे। मतलब जो ऊपर का आंसर आएगा वही मेरी ग्रॉस टोटल इनकम कहलाएगी। माइनस करेंगे हम डिडक्शंस। डिडक्शंस का हमारा एक अलग चैप्टर है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे।
गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर आप मेरे कहे अनुसार कुछ जगहों पर इन्वेस्टमेंट कर दोगे, कुछ जगहों पर स्पेंड कर दोगे, तो मैं आपको डिडक्शंस प्रोवाइड करूंगी, मैं आपकी इनकम कम करके आपसे कम टैक्स लूंगी। तो वो हमारी डिडक्शंस हैं। इसके लिए सेपरेट चैप्टर में हम डिस्कशन कर लेंगे कि कैसे हमें डिडक्शंस कितने कितने अमाउंट की और किन किन क्वालिफिकेशंस पर मिलती हैं। स्टेप 8 में हमारा नेट टैक्सेबल इनकम आ जाएगा, मतलब ग्रॉस टोटल इनकम माइनस डिडक्शंस कर लेंगे तो हमारा नेट टैक्सेबल इनकम आ जाता है। स्टेप 9 में हम फिर एप्लीकेशन ऑफ द रेट ऑफ इनकम टैक्स, जो भी टोटल इनकम हमारी आई है उस पर हम अपने रेट्स अप्लाई करेंगे। रेट्स जो मैंने पहले भी बात करी थी, फाइनेंस एक्ट 2019 में प्रिस्क्राइब्ड है, हम वहाँ से रेट उठाएंगे, क्योंकि रेट अलग अलग लोगों पर अलग अलग तरीके से अप्लाई होगा। वो हम अभी इसी वीडियो में लेटर ऑन स्टेज पर कवर करेंगे। रेट्स अप्लाई करने के बाद हम सरचार्ज ऐड करेंगे और रिबेट माइनस करेंगे। सरचार्ज ऐड करेंगे और रिबेट माइनस करेंगे। इसको भी हम इसी वीडियो में या हो सकता है नेक्स्ट सेशन की वीडियो में कवर करेंगे कि रिबेट क्या होती है। सरचार्ज हम आज ही की क्लास में कवर करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। सरचार्ज के बाद हम एजुकेशन सेस एंड सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस ऑन इनकम टैक्स अप्लाई करेंगे। एजुकेशन सेस एंड सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस का नाम बदलकर गवर्नमेंट आज की डेट में हेल्थ एंड एजुकेशन सेस का नाम दे चुकी है। तो अगर आप लोग एजुकेशन सेस एंड सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस बोलना चाहते हैं तब भी अच्छा है, अगर आप हेल्थ एंड एजुकेशन सेस बोलना चाहते हैं तब भी अच्छा है। उसके बाद हम एडवांस टैक्स माइनस कर देंगे, अगर आपका कोई टीडीएस कटा हुआ है माइनस कर देंगे। और इसके ऊपर भी हमारा एक सेपरेट चैप्टर बना हुआ है जिसको हम डिस्कस करेंगे कि एडवांस टैक्स क्या होता है, कैसे पे होता है। आप सब लोग देखते होंगे अखबार में एडवर्टीजमेंट आते हैं इन द मंथ ऑफ जून, इन द मंथ ऑफ सितंबर एंड दिसंबर की आपके एडवांस टैक्स की तारीख आ चुकी है, जल्दी ही भुगतान करें। इस तरह के जो आप देखते हैं वो हम सब पढ़ेंगे पर्टिकुलर चैप्टर में। सिमिलरली टीडीएस जो हमारा सबसे बड़ा हॉट टॉपिक है इनकम टैक्स का, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, वो भी हम कवर करेंगे एक सेपरेट चैप्टर में। जैसे ही हम एडवांस टैक्स और टीडीएस माइनस कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे, तो हमारा टैक्स पेबल या रिफंडेबल आ जाएगा। टैक्स पेबल का मतलब है, सपोज कीजिए आपका टैक्स बना जो ओवरऑल आपको देना था वो 10,000 था, लेकिन आप ऑलरेडी 2,000 रुपये एडवांस टैक्स दे चुके थे और 9,000 रुपये का आपका टीडीएस कट चुका था। तो सरकार को आप कितना दे चुके थे? 2,000 एडवांस टैक्स, 9,000 टीडीएस, टोटल आप दे चुके थे सरकार को 11,000, लेकिन आपका बनता था 10,000। तो सरकार ऐसे में आपको 1,000 रुपये का रिफंड देगी। कॉरस्पॉन्डिंगली आपका टैक्स बनता था 10,000, टीडीएस आपका कटा हुआ था 6,000, एडवांस टैक्स में आपने जमा कराए थे 1,000, तो टोटल टैक्स आपने पे कर दिया था सरकार को 7,000, जिसमें 6,000 का टीडीएस था, 1,000 का एडवांस टैक्स था। तो अब सरकार को आप दोगे 3,000 रुपये। कैसे? 10,000 का टैक्स था, 6,000 का टीडीएस कट गया, बचे 4,000, 1,000 मैंने एडवांस टैक्स में पे कर दिए, बचे 3,000, वो मुझे सरकार को पे करने हैं। इतनी सी बात है जो हमें कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम पर अप्लाई करनी है। बट प्रॉब्लम क्या है? ये जो इतनी सी बात है, इसके लिए सेपरेट चैप्टर्स बने हुए हैं और उन चैप्टर्स में इंडिपेंडेंट कुछ प्रोविजंस हैं। उन प्रोविजन को बस हमें समझना है एक एक करके कि कैसे वो प्रोविजन अप्लाई होंगे, कैसे हम रियल इनकम को टैक्सेबल इनकम में कन्वर्ट करेंगे। होप यहां तक मेरी बात आपको समझ आई होगी। किसी को भी किसी तरह का कोई डाउट हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पोस्ट करो, मैं आपके डाउट को तुरंत आंसर करने की कोशिश करूंगा। सो डियर, अब बात करते हैं अपने उन रेट ऑफ टैक्सेस की जो हमने इनिशियल लेवल पर पार्क कर दिए थे कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। रेट ऑफ टैक्सेस के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो मैं पहले आपको बता देना चाहता हूं, रेट ऑफ टैक्सेस हर पर्सन के लिए अलग अलग डिफाइंड है।
पर्सन मतलब आपको याद होगा, हमने अभी पर्सन की डेफिनेशन में पढ़ा था कि पर्सन मतलब इंडिविजुअल, पर्सन मतलब HUF, इंक्लूड फर्म, इंक्लूड LLP, इंक्लूड AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन एंड कंपनी। कंपनी मतलब डोमेस्टिक कंपनी एंड फॉरेन कंपनी। सो अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो रेट ऑफ टैक्सेस की है, और वो रेट ऑफ टैक्सेस हर पर्सन के लिए अलग हैं। प्लीज प्लीज नोट माय वर्ड्स, हर पर्सन के लिए अलग हैं। सो अब हम जब रेट ऑफ टैक्सेस पढ़ेंगे तो हम एक एक पर्सन के लिए पढ़ेंगे। एक एक पर्सन का मतलब एक बार हम पढ़ेंगे इंडिविजुअल्स के लिए। जब हम इंडिविजुअल कंप्लीट कर लेंगे तो हम पढ़ेंगे कंपनी के लिए, फर्म के लिए, LLP के लिए, सब के लिए। क्लियर? सो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिविजुअल्स की। हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे इनकम टैक्स ने बेसिकली इंडिविजुअल को दो कैटेगरीज में, तीन कैटेगरीज में इनफैक्ट बांट दिया है। पहला, नॉर्मल इंडिविजुअल्स। नॉर्मल इंडिविजुअल मतलब मैन और वुमेन दोनों, जिनकी एज 60 साल से कम है। प्लीज नोट माय वर्ड्स। नॉर्मल इंडिविजुअल मतलब वो इंडिविजुअल जिनकी एज 60 साल से कम है, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है। क्लियर? सो ये जो आपके सामने पहला स्लैब दिख रहा है, पहली स्लाइड दिख रही है, इसमें हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल्स, HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। इन लोगों के लिए बात कर रहे हैं। उन लोगों के लिए इनकम टैक्स एक्ट में जो स्लैब्स दिए गए हैं वो ये हैं। अप टू 2,50,000 देयर विल बी नो टैक्स, देयर विल बी नो टैक्स। 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक की जो भी इनकम होगी उस पर 5% का उन्हें टैक्स देना है। सिमिलरली 5 लाख से 10 लाख रुपए तक की जो भी इनकम होगी उस पर उन्हें 20% का टैक्स देना है, और 10 लाख से ऊपर जितनी भी इनकम होगी उस पर उन लोगों को 30% का टैक्स देना है। फ्रेंड्स, ये स्लैब रेट हैं, आप इन्हें स्लैब की तरह से अप्लाई करेंगे। मतलब अगर किसी की इनकम 7.5 लाख रुपए है तो आप ऐसा नहीं करोगे कि उसकी इनकम 7.5 है मतलब वो 5 लाख से 10 लाख के बीच में आता है तो उस पर 20% का टैक्स लग जाएगा। नहीं, गलत है वो। आप इन्हें स्लैब की तरह अप्लाई करोगे। मतलब पहले 2.5 लाख रुपए पर कोई टैक्स नहीं है तो 7.5 लाख रुपए में से 2.5 लाख रुपए उसके हटा दिए जाएंगे। अगले 2.5 लाख रुपए पर 5% का टैक्स है तो जो उसके 5 लाख रुपए बचे थे उसमें से फिर से 2.5 लाख रुपए हटा दिए जाएंगे 5% का टैक्स लेते हुए। फिर उसके पास 2.5 लाख रुपए बचे हैं, उस पर 20% का स्लैब लगाया जाएगा। मैं ड्यू टू सम लिमिटेशंस अभी आपको इसका कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करके नहीं दिखा पा रहा हूं, बट मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट सेशन में आपको इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करके दिखाऊं। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे तो ये आप समझ जाएंगे। इट्स नॉट सो डिफिकल्ट। बस मेरा कहने का मतलब यहां पर है इट्स अ स्लैब रेट। आप टोटल इनकम में से स्लैब माइनस करते जाइएगा, ना कि किसी एक पर्टिकुलर ब्रैकेट का रेट देखकर उस पर अप्लाई कर दीजिएगा। क्लियर? सो यहां पर हमने रेट ऑफ टैक्सेस की बात करी, इंडिविजुअल्स, HUF, AOP, BOI और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्संस की। यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब हम बात करेंगे वो इंडिविजुअल्स जो सीनियर सिटीजन है। सीनियर सिटीजन मतलब 60 साल से ऊपर के लोग हैं। तो हमारा इनकम टैक्स एक्ट 60 साल से ऊपर के लोग लेकिन 80 साल से कम के लोगों को सीनियर सिटीजन मानता है। सर 60 साल से 80 साल के लोग सीनियर सिटीजन है और जो 80 से ऊपर है वो कौन है? वो सुपर सीनियर है। हमारी सरकार ने, हमारे इनकम टैक्स ने
पहले सीनियर सिटीजन और नॉर्मल दो कैटेगरी रखी थी, लेकिन अभी कुछ सालों से इन्होंने सीनियर सिटीजन को दो कैटेगरी में बांट दिया, एक नॉर्मल सीनियर सिटीजन और एक सुपर सीनियर सिटीजन। तो अब इंडिविजुअल्स के केस में हमारे पास 3 स्लैब हो जाते हैं। एक नॉर्मल इंडिविजुअल मतलब जो 60 साल से कम है, एक वो सीनियर सिटीजन जो 60 साल से 80 साल के बीच में है, और एक वो सुपर सीनियर सिटीजन जो 80 साल से ऊपर के हैं। तो क्या डिफरेंस दिया सीनियर सिटीजन के लिए, आप देखो और नोट करो। जो पहले हमारे पास 2.5 लाख रुपए का स्लैब था, अप टू 2.5 लाख कोई टैक्स नहीं था, 2.5 से 5 पे 5% था, 5 से 10 पे 20% था, और 10 से ऊपर पे 30% था। उसको बस सरकार ने थोड़ा सा चेंज कर दिया और बोल दिया 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है, 3 से 5 पे 5% रहेगा, 5 से 10 पे 20 रहेगा, और ऊपर पर 30 रहेगा। तो आप डिफरेंस समझ पा रहे हो कि क्या किया है? केवल उन्होंने 2.5 लाख रुपए की लिमिट को इंक्रीज करके 3 लाख रुपए कर दिया। मतलब उन्होंने बोला सीनियर सिटीजन, तुम सीनियर सिटीजन हो तो चलो तुम्हारी 2.5 लाख रुपए नहीं 3 लाख रुपए तक की इनकम छोड़ देते हैं, आप 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स मत देना, बाकी 3 से 5 पे 5% आपको देना है, और उसके बाद आप दोनों सेम हो। नॉर्मल इंडिविजुअल मतलब जो 60 साल से कम है वो भी, और आप भी सब सेम हो। बस द बेसिक डिफरेंस जो हम आपको बता रहे हैं वो ये है कि 2.5 लाख रुपए की इनकम को हम आपके लिए 3 लाख रुपए कर देते हैं, 3 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है। Am I clear to everyone? Yes. So अब बात करते हैं उन लोगों की जो सुपर सीनियर सिटीजन है, वेरी सीनियर सिटीजन। वेरी सीनियर का मतलब जो 80 साल से ऊपर के लोग हैं। तो 80 साल के ऊपर के लोगों, आपके लिए 5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है, 5 से 10 पर 20%। आप लोगों के लिए जो 5% वाला पॉइंट था वो हमने हटा दिया है, और 10 से ऊपर आप 30% दोगे। मतलब अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन हो, आप MDH वाले अंकल हो, तो आप 5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना। 5 से 10 पे आप सीधा 20% देना, कोई 5% नहीं, 10% नहीं, सीधा 20% आप देना, ठीक है। और 10 से ऊपर चले जाते हो तो आप भी 30% वाले स्लैब में आ जाओगे। कोई डाउट यहां तक? सो ये हमने जो कवर किया था वो इंडिविजुअल का टैक्स रेट कवर किया था। कंपनी के केस में बहुत ही सिंपल सा रेट है, बहुत सिंपल सा रेट है। फॉरेन कंपनी हो आप 40% टैक्स दोगे। यस, आप 40% का टैक्स दोगे, कोई स्लैब नहीं है आपके लिए। सी, आप 1 रुपया कमाओगे 40 रुपए का टैक्स देना, आप 1 करोड़ रुपए कमाओगे तब भी 40% का टैक्स दोगे आप। 40% आपके लिए फिक्स है, आपको 40% का टैक्स देना है। लेकिन अगर आप डोमेस्टिक कंपनी हो, अगर आप डोमेस्टिक कंपनी हो तो 2 बातें हैं। अगर आपका टर्नओवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, अगर आपका टर्नओवर या ग्रॉस रिसीप्ट प्रीवियस ईयर 17-18 में 400 करोड़ से कम था, प्रीवियस ईयर 17-18 में 400 करोड़ से कम था, तो आपको 25% टैक्स देना है फ्लैट, कोई स्लैब नहीं है। अगर टर्नओवर 400 करोड़ से कम था प्रीवियस ईयर 17-18 में, तो आप 25% का टैक्स दोगे फ्लैट रेट से। और अगर नहीं, आपका टर्नओवर ज्यादा था, तो आप 30% का टैक्स दोगे फ्लैट रेट से। क्लियर है? सो कंपनी के केस में अगर मैं आपको समरी बताऊं तो 3 इसके लैग हैं। पहला, एक वो इंडियन कंपनी जिसका टर्नओवर प्रीवियस ईयर 17-18 में 400 करोड़ से कम था, वो 25% से टैक्स देंगी। जिनका टर्नओवर 400 करोड़ से ज्यादा था, इंडियन कंपनी थी, वो 30% से टैक्स देंगी। और अगर आप फॉरेन कंपनी हो तो आप 40% से टैक्स दोगे। देयर इज नो डिफरेंस इन दैट, राइट। फर्म्स 30% के हिसाब से टैक्स देंगी, कोई स्लैब रेट एप्लीकेबल नहीं है फर्म्स के ऊपर, फर्म्स 30% पर टैक्स देंगी। लोकल अथॉरिटीज 30% से टैक्स देंगी, लोकल अथॉरिटीज पर भी कोई स्लैब एप्लीकेबल नहीं है। यहां तक कोई डाउट? ओके, सो नेक्स्ट हम बात करते हैं सरचार्ज की।
सरचार्ज भी इसी तरह से क्लासिफाई किया गया है स्टूडेंट्स। इंडिविजुअल एओपी, एचयूएफ, बीओआई के लिए अलग रेट्स हैं, कंपनी के अलग रेट्स हैं, फर्म और इनके अलग रेट्स हैं। तो अब हम समझ लेते हैं इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन पर सरचार्ज कैसे एप्लीकेबल होता है। सरकार ये कहती है कि अगर आप इनकम कमाते हो तो हम आपसे इनकम टैक्स तो लेंगे, लेकिन अगर आप थोड़ा ज़्यादा कमाते हो ना, मतलब आप रिच पर्सन वाली कैटेगरी में आते हो, तो आप इनकम टैक्स तो देना ही देना, साथ में थोड़ा बहुत ऊपर से सरचार्ज भी हमें दे देना। क्यों दे देना? हमारी इनकम हो जाएगी, सरकार की इनकम हो जाएगी। भाई आप थोड़ा ज़्यादा कमा रहे हो तो हमें भी कमाने का मौका दो ना, तो उनके ऊपर सरचार्ज एप्लीकेबल होगा। अब सरचार्ज कैसे एप्लीकेबल होगा इसको समझ लेते हैं। अगर इंडिविजुअल की इनकम 50 लाख रुपए से ज़्यादा है लेकिन 1 करोड़ से कम है, मतलब 50 लाख से ज़्यादा 1 करोड़ से कम, तो 10% ऑफ इनकम टैक्स आपको सरचार्ज देना पड़ेगा। समझ लीजिए इस बात को एक बार फिर से। आपकी इनकम 55 लाख रुपए थी, मान लीजिए 55 लाख रुपए पे टैक्स आ गया 20 लाख रुपए, मान के चलते हैं, चलिए 10 लाख रुपए का हम टैक्स मान के चलते हैं। तो सरकार ये कह रही है क्योंकि आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा थी लेकिन 1 करोड़ से कम थी, तो जो आपका टैक्स बना था ना 10 लाख रुपए, उसका 10% मतलब 1 लाख रुपए आप हमें सरचार्ज की फॉर्म में दे देना। आप समझ पा रहे हो? इनकम आपकी 50 लाख से ऊपर गई, ठीक है, टैक्स बना 10 लाख रुपए, तो आप 10 लाख रुपए का ही 10% एज ए सरचार्ज हमें और पे कर देना। तो अब आप टोटल जो टैक्स पे करोगे कितना पे करोगे? 10 लाख रुपए प्लस 1 लाख रुपए, 11 लाख रुपए का आप हमें टैक्स पे करोगे, जिसमें 10 लाख आपका टैक्स है और 1 लाख रुपए आपका सरचार्ज है। लेकिन अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से ऊपर है लेकिन 2 करोड़ से नीचे है, तो आप 10% का सरचार्ज नहीं दोगे, ये रेट हम आपके लिए 15% कर देंगे। आपने ज़्यादा कमाया ना, आप थोड़ा ज़्यादा कमा रहे हो, 1 करोड़ से ऊपर कमा रहे हो, 2 करोड़ से कम कमा रहे हो, तो आप थोड़ा ज़्यादा सरचार्ज दे दो। अगर आप 2 से 5 करोड़ के बीच में कमाते हो तो सरचार्ज आपके लिए बढ़ाकर 25% कर देंगे, और अगर आप 5 करोड़ से भी ऊपर कमाते हो तो ये सरचार्ज 37% कर दिया गया है। क्लियर है? सो 4 स्लैब निकले, 50 लाख से 1 करोड़ पे 10%, 1 करोड़ से 2 करोड़ पे 15%, 2 करोड़ से 5 करोड़ पे 25%, और 5 करोड़ से ऊपर कमाओगे तो 37% का सरचार्ज लगेगा। और ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये स्लैब नहीं है, ये फ्लैट है। फ्लैट का मतलब अगर आपने 3 करोड़ कमाए तो ऐसा नहीं करना कि पहले 1 करोड़ माइनस कर देना 10% वाला, फिर 2 करोड़ हटा देना 15 वाला, नहीं, ये सीधा कैटेगरी है। अगर आपने 3 करोड़ कमाए तो इसका मतलब आप 2 से 5 करोड़ वाली कैटेगरी में बिलोंग करते हो, 25% का आपके ऊपर सरचार्ज अप्लाई हो जाएगा। होप एम आई क्लियर टू एवरीवन? अब बात करते हैं सरचार्ज उन लोगों पर जो इंडिविजुअल नहीं है, एचयूएफ नहीं है, एओपी नहीं है, बीओआई नहीं है, एजेपी नहीं है, मतलब जो पीछे हमने कवर कर लिया उनको छोड़कर। तो कौन बचता है उनको छोड़कर? फर्म, लोकल अथॉरिटीज एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज, एलएलपीज। इन पर 12% का सरचार्ज है अगर इनकी इनकम 1 करोड़ से एक्सीड हो जाती है। 1 करोड़ से चाहे 2 हो जाए, 3 हो जाए, 1 करोड़ 1 रुपए हो जाए, 50 करोड़ हो जाए या 500 करोड़ हो जाए, इन पर 12% का एक सिंगल रेट का सरचार्ज है। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। कंपनीज 2 तरह की हमने समझी थी, डोमेस्टिक कंपनी एंड फॉरेन कंपनी। तो डोमेस्टिक कंपनी 7% से सरचार्ज देंगी अगर इनकम 1 करोड़ से एक्सीड होती है तो, और 12% का सरचार्ज देंगी अगर इनकम 10 करोड़ से एक्सीड होती है तो। फॉरेन कंपनी 2% का सरचार्ज देंगी अगर इनकम 1 करोड़ से एक्सीड होती है, और 5% का सरचार्ज देंगी अगर इनकम 10 करोड़ से एक्सीड होती है। कोई डाउट? नो। इसके बाद सरचार्ज के बाद एक हेल्थ एंड एजुकेशन सेस और लगाया जाएगा आप पे, इस बात को आप ध्यान रखिएगा।
फ्रॉम असेसमेंट ईयर 1920 इन ऑल अबव केसेस, जो भी हमने ऊपर पढ़ा, इंडिविजुअल हो, कंपनी हो, फर्म, एओपी, बीओआई, कुछ भी हो, इनकम टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज इफ एनी shall be further increased by the education and health and education cess at 4%. सपोज कीजिए ऊपर आपका इनकम टैक्स आया था 10 लाख रुपए, सरचार्ज आया था 1 लाख रुपए, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया था 11 लाख रुपए। आप ये 11 लाख रुपए तो दोगे ही दोगे, इसको 4% से और बढ़ा दिया जाएगा। और ये 4% हम क्यों ले रहे हैं? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ये एक एडिशनल टैक्स है डियर, आप समझ लीजिए, ये एक एडिशनल टैक्स है जो सरकार आपसे ले रही है, और इस पैसे का यूज केवल और केवल हेल्थ एंड एजुकेशन रिलेटेड मैटर्स पर ही स्पेंड किया जाता है। ये 4% जो सरकार आपसे ले रही है टैक्स का, ये हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के नाम से है, जिसका खर्च केवल हेल्थ और एजुकेशन मैटर पर ही होगा। और ये 4% इनकम का नहीं है, 4% टैक्स का है। ध्यान दीजिए इस लैंग्वेज को। फ्रॉम AY 1920 इन ऑल अबव केसेस इनकम टैक्स शैल बी फर्दर इंक्रीज बाय, मतलब इनकम टैक्स को बढ़ा दिया जाएगा बाय 4%। अगर आपका टैक्स 1 लाख रुपए बना था तो 1 लाख रुपए का 4% जो भी अमाउंट आएगा उतने से आपका 1 लाख रुपए का टैक्स बढ़ जाएगा। मतलब 1 लाख का 4% कितना होगा? 4,000। तो आपको जो अब टैक्स देना है वो 1,04,000 रुपए देना है। क्लियर है? कुछ नोट मैंने आप लोगों के लिए लिखे हैं जिसको हम बेसिक भी समझ सकते हैं, बट एक बार रफ रीडिंग कर लेते हैं। सरचार्ज शैल बी कैलकुलेटेड ऑन द टोटल इनकम बिफोर ईसी एंड एसएचईसी, मतलब ये है सरचार्ज हमेशा एजुकेशन सेस लगाने से पहले अप्लाई होगा। एजुकेशन सेस हमेशा सरचार्ज लगने के बाद होगा। आप ऊपर वाली लाइन में भी देख लीजिए, वहां लिखा हुआ है इनकम टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज इफ एनी, उसके बाद लगेगा एजुकेशन सेस। तो पहले आएगा इनकम टैक्स प्लस करेंगे सरचार्ज, उन दोनों का जो रिजल्ट आएगा उसके ऊपर अप्लाई करेंगे एजुकेशन सेस। सरचार्ज शैल बी लेविड ऑन बोथ रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, सरचार्ज जो होगा वो दोनों पर लगाया जाएगा, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। क्लियर है? एक आखिरी नोट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अभी हम डिस्कस कर रहे थे सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन की बात, तो एक प्रैक्टिकल डाउट आता है, प्रैक्टिकल चैलेंज आता है। एक पर्सन जिसका बर्थडे लेट्स से साल के बीच में किसी भी दिन फॉल किया और वो 60 साल का कन्वर्ट हो गया, मतलब मेरा 59th बर्थडे था, ये करंट ईयर आया, करंट ईयर में मैंने 60 ईयर अटेन कर लिए, तो क्या मैं सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में काउंट किया जाऊंगा या मैं नॉन सीनियर सिटीजन में आऊंगा? इस पर बड़े डिस्प्यूट्स आए, तो डिपार्टमेंट ने क्लैरिफिकेशन दी, सर्कुलर निकाला, जिस सर्कुलर में उन्होंने क्लैरिफाई किया। पढ़ते हैं क्या किया। द CBDT हैज वाइड दिस सर्कुलर, एक सर्कुलर इशू किया, क्लैरिफाइड दैट अ पर्सन बॉर्न ऑन 1 अप्रैल, एक वो पर्सन जो 1 अप्रैल को जन्मा है, वुड बी कंसिडर टू हैव अटेन अ पर्टिकुलर एज ऑन 31 मार्च, 31 मार्च को वो एक पर्टिकुलर एज अटेन करेगा, हम ऐसा मानेंगे। द डे प्रीसीडिंग द एनिवर्सरी डे ऑफ हिज बर्थडे। इन पर्टिकुलर द क्वेश्चन ऑफ अटेनमेंट ऑफ एज of eligibility of being considered a senior, very senior citizen would be decided on the basis of above criteria. It means सिंपल सा क्या है, अगर आप 1 अप्रैल, मतलब हम आपका ये मान के चलेंगे कि आप 1 अप्रैल को जन्मे हो, 31 मार्च को आपका एक पूरा साल खत्म होता है, इस बीच में अगर आपका पूरा सीनियर सिटीजन वाला क्राइटेरिया पूरा हो जाता है तो आप उस साल के सीनियर सिटीजन माने जाओगे, अदरवाइज हम आपको सीनियर सिटीजन का दर्जा नहीं देंगे। अगला साल जब आएगा तब हम आपको सीनियर सिटीजन वाला क्राइटेरिया फुलफिल करवाएंगे। क्लियर है? इस पर अगर आपको कोई भी किसी भी तरह का डाउट हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं,
मैं आपके हर कमेंट का आंसर करूंगा, आपको मैक्सिमम जल्दी से जल्दी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूंगा। आप मुझे मेरे बाकी कॉन्टैक्ट्स पर भी कॉन्टैक्ट नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इन केस अगर आपको वहां से आंसर नहीं मिल पा रहा है तो, राइट। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा, अभी हमारा इंट्रोडक्शन में ही एक छोटा सा एरिया और रहता है, वो हमारा एरिया है मार्जिनल रिलीफ, रिबेट अंडर सेक्शन 87, नॉर्मल इनकम एंड स्पेशल इनकम में कुछ डिफरेंसेस हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिफरेंट टाइप ऑफ ITRs एंड देयर एप्लीकेबिलिटी। सो हम एक बार इनकम टैक्स की वेबसाइट पर भी जाके गो थ्रू करेंगे कि वहाँ कितने तरह की ITRs हैं, क्या क्या उनकी एप्लीकेबिलिटी है, कौन सी ITR किसके लिए एप्लीकेबल है, किस तरह की ITR में हमें क्या इंफॉर्मेशन फीड करनी है एंड ऑल। तो हमारा जो तीसरा सेशन रहेगा उसमें हम इन बची हुई बातों को कवर करेंगे। होप आप मेरी इन वीडियोस को एंजॉय कर रहे हैं, मेरे द्वारा समझाई गई बातें आपको समझ आ रही हैं। अगर आपको किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन है, डाउट है, आप मुझे दिए गए नंबर्स पर, दी गई ईमेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस अपलोड करते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। Keep updated yourself, keep updated your friends and relatives by sharing this videos to a maximum number of persons. Right? तब तक के लिए thank you, bye bye, good day.